वेलकम टू एनसीईआरटी की ज़ुबान चैनल। इसमें हम ले आके आए हैं क्लास 9 का समकालीन विश्व भारत। ठीक है, चैप्टर 2 है। इसमें विनिर्माण उद्योग के बारे में हम इसमें अध्ययन करेंगे। विनिर्माण या वस्तु विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहते हैं? विनिर्माण या वस्तु निर्माण किसे कहते हैं? तो कच्चे पदार्थ को मूल्यवान उत्पाद में परिवर्तित कर अधिक मात्रा में वस्तुओं के उत्पादन को विनिर्माण या वस्तु निर्माण कहते हैं। जब कच्चे माल को क्या किया जाता है, कच्चे माल को एक मूल्यवान वस्तु बनाया जाता है तो उसको हम विनिर्माण या विनिर्माण वस्तु कहेंगे। ठीक है, या वस्तु विनिर्माण कहेंगे। किन वस्तुओं को निर्माण किसके द्वारा होता है? तो कागज़ किसके द्वारा विनिर्माण होता है? तो लकड़ी के द्वारा। चीनी विनिर्माण किसके द्वारा होता है? गन्ना के द्वारा। लौह अयस्क के द्वारा किसका विनिर्माण हुआ? लोहा इस्पात का। और एल्युमिनियम के द्वारा विनिर्माण किसका हुआ? तो बॉक्साइट का हुआ। किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मापी जाती है? तो विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। यानी किसी देश की आर्थिक उन्नति किससे मापी जाती है? तो विनिर्माण उद्योगों के विकास से मापी जाती है। विनिर्माण का महत्व क्या है? विनिर्माण के महत्व के बारे में बात करें तो विनिर्माण उद्योग किसकी रीढ़ समझी जाती है? तो विनिर्माण आर्थिक विकास की रीढ़ समझी जाती है। किसकी रीढ़ समझी जाती है? तो आर्थिक विकास की। विनिर्माण उद्योग किसमें सहायक है? तो कृषि के आधुनिकीकरण में। दूसरा, द्वितीयक व तृतीयक क्षेत्र में रोजगार और कृषि पर निर्भरता कम करने में सहायक है। बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने की आवश्यक शर्त क्या है? देश में औद्योगिक विकास करना। यानी कि बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने की आवश्यक शर्त क्या है? तो देश में औद्योगिक विकास करना। भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र किस विचार पर आधारित थे? तो भारत में सार्वजनिक और संयुक्त क्षेत्र का जो विचार था वह बेरोजगारी और गरीबी को खत्म करने के विचार पर आधारित था। जनजातीय तथा पिछड़े क्षेत्रों के उद्योग की स्थापना का उद्देश्य क्या था? तो क्षेत्रीय असमानताओं को कम करना। कौन से देश विकसित माने जाते हैं? तो जो कच्चे माल को विभिन्न तथा अधिक मूल्यवान माल में तैयार कर विनिर्मित करते हैं वह देश विकसित माने जाते हैं। भारत का विकास किसमें निहित है? विविध और शीघ्र औद्योगिक में क्या मतलब है? तो विविधता लाने में उद्योगों का और उद्योगों को यथाशीघ्र बढ़ाने में। कुछ समझ में नहीं आया इसका। कृषि और उद्योग एक दूसरे के क्या हैं? तो कृषि और उद्योग एक दूसरे के पूरक हैं। उद्योगों का वर्गीकरण। प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कितने उद्योग आते हैं? तो प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर कितने उद्योग आते हैं? तो 2 उद्योग आते हैं। कौन कौन से? कृषि आधारित उद्योग और खनिज आधारित उद्योग आते हैं। किस पे? प्रयुक्त कच्चे माल के स्रोत के आधार पर। कृषि आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो सूती वस्त्र, ऊनी वस्त्र, पटसन उद्योग, रेशम, चीनी उद्योग, ये क्या है, रबड़ उद्योग, चाय उद्योग, काफ़ी उद्योग और वनस्पति तेल उद्योग। ये किस उद्योग पर आधारित है? तो कृषि उद्योग पर आधारित है। खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से होते हैं? तो लोहा इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग, मशीन उद्योग, औजार उद्योग और पेट्रो रसायन उद्योग। प्रमुख भूमिका के आधार पर उद्योगों को कितने भागों में बांटा गया है? तो भूमिका के आधार पर 2 भागों में, आधारभूत उद्योग और उपभोक्ता उद्योग। आधारभूत उद्योग किसे कहा जाता है? तो जिनका उत्पादन कच्चे माल पर दूसरे उद्योग निर्भर करते हैं, तो जैसे लोहा इस्पात, तांबा प्रगलन और एल्युमिनियम प्रगलन। उपभोक्ता उद्योग क्या कहलाता है? तो ऐसे सामान का उत्पादन जो सीधे उपभोक्ता द्वारा उपयोग किया जाता है, जैसे चीनी, टूथपेस्ट, कागज़, सिलाई मशीन आदि। पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग कितने प्रकार के होते हैं? तो पूंजी निवेश के आधार पर उद्योग अधिकतम निवेश के संदर्भ में लघु उद्योग को परिभाषित किया गया है। अधिकतम निवेश के संदर्भ में किसे परिभाषित किया गया है? तो लघु उद्योग को परिभाषित किया गया है। यानी कि निवेश के आधार पर उद्योगों का नाम निर्धारित होगा कि वह लघु है कि सूक्ष्म है कि मध्यम उद्योग या बृहद उद्योग है। यह एक इकाई की संपत्ति के आधार पर दी गई जो उस समय के अनुपात पर बदलती रहती है। वर्तमान में निवेश की अनुमानित कितनी है? तो 1 करोड़ रुपये हैं। ये क्या है? स्वामित्व के आधार पर उद्योग तो सार्वजनिक उद्योग होते हैं। सार्वजनिक उद्योग क्या कहलाते हैं? जो सरकार द्वारा स्थापित किए जाते हैं, जैसे भेल का पूरा नाम क्या होगा? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल लिमिटेड। सेल का स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया। निजी क्षेत्र एक व्यक्ति या स्वामित्व की संस्था के रूप में, जैसे टिस्को हो गया, बजाज हो गया, ऑटो लिमिटेड हो गया। निजी क्षेत्र संयुक्त उद्योग कौन से कहलाते हैं? तो सरकार और निजी दोनों क्षेत्र जो मिलकर चलाते हैं, जैसे OIC ऑयल इंडिया लिमिटेड, OIC, ये सरकार और निजी दोनों क्षेत्र मिलकर चलाते हैं। सहकारी उद्योग क्या कहलाते हैं? तो कच्चे माल का उत्पादन करने वाले उत्पादक और श्रमिक दोनों के हाथ में स्वामित्व होता है, तो उसे सहकारी उद्योग कहते हैं। पहला, संसाधनों का कोष संयुक्त होता है। लाभ हानि का विभाजन भी अनुपातिक होता है। जैसे महाराष्ट्र का चीनी उद्योग किसके अंतर्गत आता है? महाराष्ट्र का चीनी उद्योग तो सहकारी उद्योग है। केरल का नारियल उद्योग किसके अंतर्गत आता है? तो सहकारी उद्योग के अंतर्गत आता है। कच्चा तथा तैयार माल का मात्रा व भार के आधार पर कौन सा उद्योग है? तो कच्ची तथा तैयार माल के आधार पर भारी उद्योग लोहा तथा इस्पात। हल्का उद्योग जो कम भार वाले कच्चे माल का प्रयोग करके हल्के बने तैयार माल होता है, जो इसे विद्युत उद्योग। देश का एकमात्र उद्योग जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की
श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है तो वस्त्र उद्योग है। यानी भारत का एकमात्र उद्योग कौन सा है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पादन तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है तो वह है वस्त्र उद्योग। भारत में किस सदी में बिजली करघे का उपयोग होने लगा था? तो भारत में 18वीं सदी के बाद बिजली करघे का प्रयोग होने लगा था। भारत में पहली सफल सूती वस्त्र कहाँ पे लगाया गया था? तो भारत में पहली सफल सूती वस्त्र 1854 में मुंबई में लगाया गया था। आरंभिक में सूती वस्त्र उद्योग कहाँ तक सीमित थे? तो आरंभिक में सूती वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र तथा गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्र तक सीमित थे। सूती वस्त्र उद्योग के स्थायीकरण में किन कारकों ने बढ़ावा दिया? तो कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पट्टनों की समीपता, श्रम और नमी युक्त जलवायु ने। सूती वस्त्र उद्योग के कारण किस उद्योग की मांग बढ़ी है और उसके बाद विकास हुआ है? तो सूती वस्त्र उद्योग के कारण रसायन, रंजक, मिल स्टोर का, पैकेजिंग सामग्री का और इंजीनियरिंग उद्योग का मांग बढ़ा है। भारत में कटाई का कार्य कहाँ पर केंद्रित है? तो भारत में कटाई का कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में। सूती वस्त्र में उद्योग में कौन सा कार्य भी केंद्रित है? सूती वस्त्र उद्योग में कौन सा कार्य भी केंद्रित है? तो सूती, रेशम, जरी, कशीदकारी आदि के बुनाई के परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई। तो इस तरह से इसमें कार्य जो है विकेंद्रीकृत है। भारत में कटाई उत्पादन और बुनावट में क्या संबंध है? तो कटाई में विश्व में प्रथम है। भारत जो है कटाई में विश्व में प्रथम है और बुने वस्त्र में कम गुणवत्ता वाला पाया जाता है। यह संबंध यहाँ पे देखने को मिलता है। तो भारत में कटाई क्षेत्र कहाँ पे होता है? तो महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में होता है। भारत में बुना वस्त्र कम गुणवत्ता होने का कारण क्या है? तो देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अभाव धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता, यानी कि देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य कहाँ पर होता है? तो बुनाई का कार्य हथकरघों में, विद्युत घरों में और मिलों में होता है। हमारे देश में विद्युत चालित करघों तथा हथकरघों द्वारा निर्मित लुमेज की अपेक्षा कारखानों द्वारा निर्मित लुमेज को कारखाना क्यों महत्वपूर्ण है? पटसन उद्योग के बारे में बात करें। किसके बारे में? पटसन उद्योग। पटसन और पटसन निर्मित सामान का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो पटसन और पटसन निर्मित सामान का उत्पादक सबसे बड़ा देश भारत है। पटसन निर्यात में पहला और दूसरा स्थान किसको है? तो पहला स्थान है पटसन निर्यात में बांग्लादेश का और दूसरा स्थान भारत का आता है। भारत में कितने पटसन उद्योग हैं? तो 80 पटसन उद्योग हैं। अधिकांश पटसन उद्योग हुगली नदी के तट कितनी श्रृंखला बनाती है? तो 98 किलोमीटर लंबी तथा 3 किलोमीटर चौड़ी एक सकरी श्रृंखला बनाती है। कहाँ पे? हुगली नदी पे। पटसन उद्योग का हुगली नदी पर स्थित होने का क्या कारण है? तो पटसन उत्पादन क्षेत्र की निर्भरता, सस्ता जल परिवहन, सड़क, रेलवे जल परिवहन का जाल, उड़ीसा, बिहार, उत्तर प्रदेश में श्रमिक उपलब्ध होते हैं। कहाँ से? उड़ीसा, बिहार और उत्तर प्रदेश से सस्ते श्रमिक इनको मिल जाते हैं। कोलकाता एक बड़े बैंकिंग, बीमा, जूट के सामान के लिए पत्तन की सुविधा है। किसकी सुविधा है? तो कोलकाता जो है एक बहुत बड़ा बैंकिंग हब है, बीमा है, जूट है के सामान के लिए किसकी सुविधा है? तो भारत में पहला पटसन उद्योग कहाँ और कब खोला गया था? तो भारत में पहला पटसन उद्योग 1855 में कोलकाता में खोला गया था। कहाँ पे? रीसरा में। कहाँ पे? रीसरा में खोला गया था। कहाँ पे खोला गया था? रीसरा में खोला गया था। 1947 के विभाजन के बाद पटसन उद्योग में क्या बदलाव आया? तो पटसन मिल भारत में रह गई। पटसन मिल जो थी वो भारत में रह गई और जूट उत्पादन का 3/4 क्षेत्र जो था वह पूर्वी पाकिस्तान यानी बांग्लादेश में चला गया। चीनी उद्योग के बारे में बात करेंगे। किसके बारे में? चीनी उद्योग के बारे में। भारत की चीनी उत्पादन में कौन सा स्थान है? तो भारत का चीनी उत्पादन में दूसरा स्थान है। गुड़ एवं खंडसारी में भारत का कौन सा स्थान है? तो गुड़ एवं खंडसारी में भारत का पहला स्थान है। चीनी उद्योग में क्या क्या समस्या आती है? तो कच्चे माल भारी होते हैं इसके, और दूसरा ढुलाई करने में सुक्रोज की मात्रा घट जाती है, तो यह समस्या आती है। चीनी मिल कहाँ कहाँ स्थापित की गई है? तो उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, गुजरात, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश में चीनी मिल स्थापित की गई है। चीनी मिलों को कितने प्रतिशत उत्तर प्रदेश और बिहार में है? तो चीनी मिल जो है वह उत्तर प्रदेश और बिहार में कुल 60% चीनी मिलें हैं, यानी उत्तर प्रदेश और बिहार को मिलाकर कुल देश की 60% चीनी मिलें उत्तर प्रदेश और बिहार में हैं। चीनी मिलों की संख्या किन क्षेत्रों में बढ़ी है? चीनी मिलों की संख्या किन क्षेत्रों में बढ़ी है? तो दक्षिण और पश्चिमी राज्यों में, विशेषकर महाराष्ट्र में बढ़ी है। महाराष्ट्र में चीनी मिल के बढ़ने का कारण क्या है? तो यहाँ पर गन्ने की अधिक मात्रा में सुक्रोज पाया जाता है। दूसरा, यहाँ की जलवायु अपेक्षाकृत ठंडी है। तीसरा, इन राज्यों में सहकारी समितियाँ सफल रही हैं। सूती वस्त्र उद्योग वाले राज्य कौन कौन से हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग वाले राज्य है हावड़ा है, हुगली है, मुर्शिदाबाद है, कानपुर है, आगरा है, मुरादाबाद, अहमदाबाद, राजकोट, पोरबंदर, बड़ोदरा, सूरत, उज्जैन, देवास, इंदौर,
जलगांव, औरंगाबाद, वर्धा, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोयम्बटूर और मदुरई, ये सब कौन से क्षेत्र में आते हैं? तो सूती वस्त्र उद्योग में आते हैं। ऊनी वस्त्र उद्योग कहाँ पे हैं? तो श्रीनगर में है। श्रीनगर, अमृतसर, लुधियाना, पानीपत, गुरुग्राम, आगरा, शाहजहाँपुर, कानपुर, वाराणसी, बीकानेर, जयपुर, ग्वालियर, अहमदाबाद, जामनगर, मुंबई, बंगलुरु। रेशम वस्त्र उद्योग क्षेत्र कहाँ पे हैं? तो बारामूला, श्रीनगर, अनंतनाग, वाराणसी, मुर्शिदाबाद, बोंकुरा, कोलार, मैसूर, बंगलुरु। ऐसा क्षेत्र जहाँ सूती वस्त्र उद्योग दोनों हैं, जहाँ पे सूती और ऊनी वस्त्र उद्योग दोनों हैं, तो आगरा है, कानपुर है, अहमदाबाद है, मुंबई है। ऐसा क्षेत्र जहाँ सूती रेशम दोनों उद्योग हैं, तो मुर्शिदाबाद है। कहाँ पे? सूती रेशम दोनों उद्योग हैं, जो वहाँ पे मुर्शिदाबाद है। ऐसा क्षेत्र जहाँ पर रेशम और ऊनी दोनों उद्योग हैं, तो श्रीनगर, वाराणसी, बंगलुरु। भारत खनिज आधारित उद्योग कौन कौन से हैं? तो खनिज आधारित उद्योग लौह और इस्पात संयंत्र। लोहा इस्पात एक भारी उद्योग है। किसके उत्पादन में एक खपत को देश का विकास सूचकांक माना जाता है? तो इस्पात के उत्पादन में देश के विकास को सूचकांक माना जाता है। स्टील के उत्पादन में 4:2:1 के अनुपात में क्या क्या होता है? तो स्टील के उत्पादन में लौह अयस्क जो होता है वो 4 होता है, कोकिल कोल जो होता है वो 2 होता है और चूना पत्थर 1 होता है। 4:2:1 में लौह अयस्क, कोकिंग कोल और चूना पत्थर ये होते हैं। लौह अयस्क 4 होता है, कोकिंग कोल 2 होता है और चूना पत्थर 1% होता है। स्टील को सख्त बनाने के लिए किसका आवश्यकता पड़ती है? तो स्टील को सख्त बनाने के लिए मैग्नीज की आवश्यकता पड़ती है। भारत में अधिकांश लौह तथा इस्पात उद्योग कहाँ संकेंद्रित हैं? तो छोटा नागपुर के पठारी क्षेत्र में संकेंद्रित हैं। नागपुर की पठारी क्षेत्र लोहा और इस्पात के उद्योग संयंत्र के लिए किस तरह अनुकूल संक्षेपित परिस्थिति है? तो लौह अयस्क का कम लागत, नज़दीक में उच्च श्रेणी का कच्चा माल, सस्ता श्रम, घरेलू बाजार में व्यापार की व्यापक संभावनाएं। भारत में लौह और इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो भारत में लौह इस्पात संयंत्र कहाँ कहाँ है? तो बर्नपुर में है, दुर्गापुर में है, बोकारो में है, जमशेदपुर में है, राउरकेला, भिलाई, विशाखापट्टनम, विजयनगर, भद्रावती और सेलम में है। कहाँ पे? भारत में लौह और इस्पात संयंत्र जो हैं यहाँ पे हैं। इस्पात निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस्पात निर्माण की प्रक्रिया सबसे पहले कच्चे माल को कारखाने तक भेजना। दूसरा, झोंकदार भट्टी में लौह अयस्क में चूना पत्थर मिलाकर गलाया जाता है ताकि उसका मैल हट जाए। तीसरा, अयस्क को गलाने के लिए ईंधन के रूप में कोक का इस्तेमाल किया जाता है। तीसरा, ढलवा लोहा, गलाने के बाद तरल पदार्थ को सांचे में ढाला जाता है और ढलवा लोहा बनाया जाता है। इस्पात बनाना, ढलवा लोहे को पुनः गलाकर इस्पात बनाया जाता है। ढलवा लोहे से इस्पात बनाने के लिए क्या किया जाता है? तो ऑक्सीकरण द्वारा अशुद्धता हटाया जाता है। फिर मैग्नीज, निकल, क्रोमियम के द्वारा क्या किया जाता है? के मिश्रण द्वारा शुद्ध किया जाता है। इस्पात बनाने के बाद लोहे को कोई आकार दिया जा सकता है, यानी इस्पात बनाने के बाद लोहे को कोई भी आकार दिया जा सकता है। एल्युमिनियम प्रगलन, किसकी बात करेंगे? एल्युमिनियम प्रगलन के बारे में। भारत में दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन क्या कहलाता है? तो भारत में दूसरा महत्वपूर्ण धातु शोधन एल्युमिनियम का है। एल्युमिनियम का गुण क्या क्या होते हैं? तो एल्युमिनियम हल्का होता है, जंगरोधी होता है, लचीला होता है और विद्युत का अच्छा संवाहक होता है। एल्युमिनियम को ठोस कैसे बनाया जा सकता है? तो अन्य धातुओं के मिश्रण से एल्युमिनियम को ठोस बनाया जा सकता है। एल्युमिनियम के प्रयोग से किस वस्तुओं का बनाने में किया जाता है? तो विमान बनाने में, बर्तन बनाने में और तार बनाने में किया जाता है। एल्युमिनियम ने किन उद्योगों को विकल्प के रूप में योग्यता हासिल की है? तो स्टील के रूप में, तांबा, जस्ता और सीसा के रूप में योग्यता हासिल की है। देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र कहाँ कहाँ स्थित है? तो देश में एल्युमिनियम प्रगलन संयंत्र उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में स्थित हैं। एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात कितना होता है? तो एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात होता है बॉक्साइट 4 से 6 टन, एल्युमिनियम 2 टन, एल्यूमिना 2 टन और एल्युमिनियम 1 टन होता है। यानी कि बॉक्साइट अगर 4 से 6 टन हो, एल्युमिनियम तथा अयस्क का अनुपात कितना होता है? उसमें बॉक्साइट 4 से 6 टन हो, एल्यूमिना 2 टन होता है और एल्युमिनियम 1 टन होता है। इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है कौन? इलेक्ट्रोलाइट का काम कौन करती है? तो इलेक्ट्रोलाइट का काम क्रायोलाइट करती है। एल्युमिनियम प्रगलन के लिए कितने विद्युत की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम प्रगलन के लिए 18,600 किलोवाट प्रति टन की आवश्यकता होती है प्रति टन अयस्क में। यानी कि 1 टन अयस्क में कितने किलोवाट की आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम प्रगलन में 1 टन अयस्क होता है तो 18,600 किलोवाट की आवश्यकता होती है। एल्युमिनियम प्रगलन में किसकी आवश्यकता होती है? तो एल्युमिनियम प्रगलन में बॉक्साइट का कच्चा पदार्थ के रूप में, बॉक्साइट का कच्चा पदार्थ के रूप में ज़रूरत पड़ती है। बॉक्साइट क्या होता है? भारी गहरे काले रंग की चट्टान जैसे होता है। कैसा होता है बॉक्साइट? तो भारी गहरे
काले रंग की चट्टान जैसा होता है। एल्यूमीनियम उद्योग की स्थापना के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो एल्यूमीनियम उद्योग के लिए नियमित ऊर्जा की आवश्यकता होती है और कम कीमत पर कच्चे माल सुनिश्चित करने की उपलब्धता होती है। रसायन उद्योग की बात करें तो कम कीमत पर कच्चे माल सुनिश्चित उपलब्धता होती है। रसायन उद्योग किसे कहते हैं? रसायन उद्योग के बारे में बात करें तो भारत में रसायन उद्योग का क्या स्थान है? तो भारत में रसायन उद्योग का जो स्थान है वह तेजी से विकसित हो रहा है। रसायन उद्योग का भारत में सकल घरेलू उत्पादन में कितना योगदान है? तो भारत का रसायन उद्योग का भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कितने प्रतिशत होता है? तो 3% सकल घरेलू उत्पादन में योगदान होता है। रसायन उद्योग का एशिया और विश्व में स्थान। एशिया में भारत का जो रसायन उद्योग है एशिया में किस स्थान पे आता है? तो तीसरे स्थान पे आता है। और विश्व में आकार की दृष्टि में किस स्थान पे है? तो 12वें स्थान पे है। किस स्थान पे है? 12वें स्थान पे है। रसायन उद्योग में किस प्रकार विनिर्माण रसायन उद्योग में किस प्रकार की विनिर्माण इकाइयाँ सम्मिलित हैं? तो रसायन उद्योग में लघु और बृहत दोनों प्रकार की इकाइयाँ सम्मिलित हैं। रसायन उद्योग में कार्बनिक और अकार्बनिक दोनों क्षेत्र में तीव्र वृद्धि दर्ज की गई है। अकार्बनिक रसायन में आने वाले किन उद्योगों का देश में विस्तृत फैलाव है? तो अकार्बनिक रसायन में आने वाले जो उद्योग हैं उसमें देश में विस्तृत फैलाव है। तो उसमें सल्फ्यूरिक अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, क्षार है, सोडा एस है और कास्टिक सोडा है। सल्फ्यूरिक अम्ल किसके निर्माण में प्रयुक्त किया जाता है? तो सल्फ्यूरिक अम्ल जो होता है उर्वरक बनाने में, कृत्रिम वस्त्र बनाने में, प्लास्टिक बनाने में, गोंद बनाने में, रंग रोगन बनाने में और डाई बनाने आदि बनाने में प्रयोग किया जाता है। सोडा एस किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो कांच बनाने में, साबुन बनाने में, शोधक बनाने में और अपमार्जक और कागज बनाने में सोडा एस का प्रयोग किया जाता है। कार्बनिक रसायन के उद्योग में क्या शामिल है? तो कार्बनिक रसायन के उद्योग में पेट्रो रसायन शामिल है। पेट्रो रसायन किसके निर्माण में प्रयोग किया जाता है? तो कृत्रिम वस्त्र में, कृत्रिम रबर में, प्लास्टिक में, रंजक पदार्थ में, दवाइयाँ बनाने में और औषध रसायन बनाने में प्रयोग किया जाता है। अब बात करेंगे उर्वरक उद्योग के बारे में। उर्वरक उद्योग किसके लिए केंद्रित है या कौन से उर्वरक का उत्पादन किया जाता है? तो नाइट्रोजन उर्वरक मुख्यतः यूरिया बनाने में, फास्फेटिक उर्वरक डीएपी बनाने में, अमोनियम फास्फेट और मिश्रित उर्वरक में क्या क्या शामिल होता है? तो नाइट्रोजन, फास्फेट और पोटास। मिश्रित उर्वरक के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? तो मिश्रित उर्वरक के अंतर्गत नाइट्रोजन आता है, फास्फोट आता है और पोटास आता है। भारत में कौन से उर्वरक का पूर्णतः आयात किया जाता है? तो पोटास का पूर्णतः आयात किया जाता है। उर्वरक उद्योग कब देश के अन्य भागों में फैला? तो उर्वरक उद्योग हरित क्रांति के बाद देश के अन्य भागों में फैला। कौन कौन से राज्य मिलाकर देश के कुल उत्पादक का 50% उत्पादन कर रहे हैं? तो गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है और केरल है। कौन से राज्य मिलाकर देश के कुल उत्पादक का 50% उत्पादन कर रहे हैं? ये कुल उर्वरक उत्पादन का है। कुल उर्वरक उत्पादन का कर रहे हैं। किसका? उर्वरक उत्पादन की बात हो रही है यहाँ पे। कौन कौन से राज्य हैं? गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरल। ये 5 राज्य जो हैं वह देश में जितना उर्वरक उत्पादन होता है उसका आधा उत्पादन ये इन राज्यों में किया जाता है। उर्वरक उत्पादन के अन्य राज्यों में कौन कौन से हैं? तो अन्य राज्य में आंध्र प्रदेश है, उड़ीसा है, राजस्थान है, बिहार है, महाराष्ट्र है, आसाम है, पश्चिम बंगाल है, गोवा है, दिल्ली है, मध्य प्रदेश है और कर्नाटक। भारत में उर्वरक उत्पादन का अग्रणी राज्य कौन सा है? तो भारत में उर्वरक उत्पादन का अग्रणी राज्य उत्तर प्रदेश होता है। जहाँ कहाँ पे उत्तर प्रदेश में? तो गोरखपुर, कानपुर और बरेली यहाँ पे उर्वरक उत्पादन किया जाता है। ये यहाँ पे हम देखेंगे, ये पूछा है ना कि भारत में उर्वरक उत्पादन का अग्रणी राज्य, तो उत्तर प्रदेश नहीं है। यहाँ पे उर्वरक उत्पादन की जो कारखाने हैं वो इकाइयाँ सबसे ज़्यादा हैं। कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में। कहाँ कहाँ पे? गोरखपुर, कानपुर और बरेली में ये इकाइयाँ हैं इनकी ज़्यादा। लेकिन भारत में सबसे ज़्यादा उर्वरक होता है वो गुजरात में होता है। ठीक है, गुजरात है, तमिलनाडु है और उत्तर प्रदेश है सर्वाधिक उत्पादन में। ठीक है, कौन कौन सा उर्वरक में? तो गुजरात है सबसे पहले, उसके बाद तमिलनाडु है, फिर उत्तर प्रदेश है। ठीक, तो ये चीज़ें देखने को मिलती है यहाँ पे। ये चीज़ें यहाँ पे अगर भारत में उर्वरक उत्पादन के इकाइयों की संख्या की बात करें तब उत्तर प्रदेश का नाम आएगा। तमिलनाडु जो है वो गुजरात की बात करें तो गुजरात में जो नाइट्रोजन और फास्फेटिक उर्वरक का योगदान ज़्यादा है। तमिलनाडु के बड़ोदरा और कलोल जैसे शहरों में प्रमुख संयंत्र हैं। ठीक है, और उत्तर प्रदेश जो है वो उर्वरक इकाइयों की संख्या अधिक है। तो ये बात ध्यान देनी है। सीमेंट उद्योग के बारे में पढ़ेंगे तो सीमेंट उद्योग के लिए किसकी आवश्यकता होती है? तो सीमेंट उद्योग के लिए चूना पत्थर, सिलिका और जिप्सम की आवश्यकता होती है। सीमेंट उद्योग गुजरात में क्यों लगाई गई है? तो खाड़ी देशों की आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमेंट उद्योग गुजरात में लगा। यानी सीमेंट उद्योग गुजरात में क्यों लगाई है? तो जो खाड़ी देश हैं उनकी आवश्यकताओं को पूर्ति करने के लिए गुजरात में सीमेंट उद्योग लगाया गया है। यानी खाड़ी देश की बाजार इसको मिल जाता है, यानी बाजार मिलेगा इसलिए ना वहाँ पे। मोटर गाड़ी उद्योग उदारीकरण के बाद
किस वाहनों की मांग बढ़ी है? तो कार की बढ़ी है, दोपहिया वाहन की बढ़ी है और तिपहिया वाहन की बढ़ी है। सीमेंट उद्योग में रेल परिवहन की अलावा और किसकी आवश्यकता पड़ती है? तो रेल परिवहन के अतिरिक्त इसमें कोयला तथा विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता। भारत में पहला सीमेंट उद्योग आयोग कब लगाया गया था? तो 1904 में चेन्नई में लगाया गया था। यानी कि भारत में सीमेंट उद्योग का प्रसार कब तेजी से हुआ? तो स्वतंत्रता के बाद इसमें बहुत तेजी से हुआ था। सीमेंट की मांग कहाँ पे है? तो सीमेंट की मांग जो है भारत भी बड़ी घरेलू मांग के अतिरिक्त, यानी भारत में भी बहुत मांग है सीमेंट की, उसके अलावा पूर्वी एशिया में, मध्य पूर्व में, अफ्रीका में तथा दक्षिण एशिया के बाज़ारों में भी इसकी मांग बढ़ी है। सीमेंट उद्योग किस पर प्रगति पर है? तो सीमेंट उद्योग जो है उत्पादन तथा निर्यात दोनों ही रूपों में प्रगति पर है। इस उद्योग को बनाने के लिए पर्याप्त घरेलू मांग और पूर्ति में वृद्धि करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मोटर गाड़ी उद्योग कहाँ कहाँ पे हैं? तो मोटर गाड़ी उद्योग जो हैं, मोटर गाड़ी उद्योग दिल्ली में, गुड़गांव में, मुंबई, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ, इंदौर, हैदराबाद, जमशेदपुर और बंगलोर में है मोटर गाड़ी उद्योग। सूचना प्रौद्योगिकी तथा इलेक्ट्रॉनिक उद्योग, इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अंतर्गत आने वाले उत्पाद कौन कौन से हैं? तो इलेक्ट्रॉनिक उत्पादों के अंतर्गत आने वाले ट्रांजिस्टर से लेकर टेलीविज़न तक, टेलीफोन, सेलुलर टेलीकॉम, टेलीफोन एक्सचेंज, रडार, कंप्यूटर तथा दूरसंचार आते हैं। भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में कौन उभर रहा है? तो भारत की इलेक्ट्रॉनिक राजधानी के रूप में बेंगलोर उभर रहा है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण कहाँ पे है? तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का सर्वाधिक संकेंद्रण बेंगलुरु, नोएडा, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद और पुणे में है। इलेक्ट्रॉनिक सामान के अन्य महत्वपूर्ण उत्पादक केंद्र कौन कौन से हैं? तो मुंबई है, दिल्ली है, हैदराबाद है, पुणे है, चेन्नई है, कोलकाता है, लखनऊ है। HCL रूपनगर केबल निर्माण कंपनी कहाँ पे है? तो HCL रूपनगर केबल निर्माण कंपनी पश्चिम बंगाल में है। भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के सफल होने का कारण क्या है? तो भारत में सूचना प्रौद्योगिकी के सफल होने का कारण हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का निरंतर विकास, पर्यावरणीय निम्नीकरण को रोकथाम, कारखानों द्वारा दूषित जल से 1 लीटर से कितना स्वच्छ जल दूषित होता है? तो 8 गुना, यानी कि कारखानों से जो दूषित जल निकलता है, अगर 1 लीटर जल जो है दूषित जल, तो वह 8 गुना शुद्ध जल को नुकसान करता है। औद्योगिक प्रदूषण से स्वच्छ जल को कैसे बचाया जा सकता है? तो जल का न्यूनतम उपयोग करके, जल या 2 से अधिक पुनर्चक्रण द्वारा, वर्षा जल संग्रहण से, नदियों में गर्म और अपशिष्ट जल छोड़ने से पहले शोधन करना। औद्योगिक अवशिष्ट शोधन कितने रूप में किया जाता है? तो 3 रूप में किया जाता है। पहला, यांत्रिक साधनों द्वारा प्राथमिक शोधन, इसमें अपशिष्ट पदार्थ की छटाई की जाती है, छोटे छोटे टुकड़े करना, पिघलाना और उसको। द्वितीय शोधन क्या होता है? तो जैविक प्रक्रियाओं के द्वारा। तृतीय शोधन जैविक, रसायन और भौतिक प्रक्रियाओं द्वारा किया जाता है। किस चरण के शोधन में अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग हेतु बनाया जाता है? तो तृतीय शोधन में। तृतीय जो शोधन किया जाता है उसमें अपशिष्ट जल को पुनः उपयोग हेतु बनाया जा सकता है। वायु प्रदूषण को कम करने के लिए क्या क्या किया जाता है? तो कारखानों में ऊंची चिमनियाँ लगाई जाती है, चिमनियों के इलेक्ट्रोस्टैटिक अवक्षेपण का प्रयोग करके। वाहित मल उपचार संयंत्र कहाँ लगाया गया है? तो वाहित मल उपचार संयंत्र फरीदाबाद में यमुना एक्शन प्लान के अंतर्गत लगाया गया है। भारत में राष्ट्रीय ताप विद्युत ग्रह कारपोरेशन विद्युत प्रदान करने वाली मुख्य निगम क्या कहलाती है? NTPC कहलाती है। NTPC के पास पर्यावरण प्रबंधन तंत्र के लिए कौन सा ISO का प्रमाण पत्र है? तो EMSJ 14001 है। रामागुडम संयंत्र कहाँ पे है? तो रामागुडम संयंत्र तेलंगाना राज्य में है। कहाँ पे है? तेलंगाना राज्य में है। यह NTPC का एक सुपर थर्मल पावर है। क्या है? NTPC का एक सुपर थर्मल पावर स्टेशन है। दक्षिण भारत का यह सबसे बड़ा पावर स्टेशन, यानी दक्षिण भारत का सबसे बड़ा पावर स्टेशन कौन है? तो रामागुडम संयंत्र है दक्षिण भारत का। यह तेलंगाना के पेड्डापल्ली जिले में रामागुंडम नामक शहर में स्थित है। इसका विस्तार कितना है? तो यह भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना है। क्या है? भारत की सबसे बड़ी तैरती सौर ऊर्जा परियोजना विकसित की जा रही है, जिसमें 100 मेगावाट की क्षमता है।